नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। 6 दिसंबर है, पीछे का पेपर है 6 दिसंबर को। और अभी आपको पता है कि 8-9 महीने तो हैं, 10 मंथ आप कह सकते हैं। फरवरी तो जा रही है आपका, तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ढील बिल्कुल नहीं देनी है। तो मेरी आपको सलाह सिर्फ यही है कि आप रोज़ 1 घंटा तो कम से कम PYQ को रटें, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के फैक्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। उन फैक्ट को आप एकदम से तो तैयार नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको रोज़ एक एक घंटा आपको मेहनत उसकी करनी पड़ेगी। अगर आप एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ही आप फैक्ट को पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे तो नहीं हो पाता है इतने सारे फैक्ट्स को रटना। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के कोई भी एक PYQ की बुक लें, सिर्फ एक लें। कोई भी एक, चाहे आप घटना चक्र ले सकते हैं या यूथ की बुक ले सकते हैं, कोई भी एक बुक ले, उस पर आप अपनी पकड़ बनाएं। क्योंकि एक बुक को ही आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी उससे अच्छी पकड़ होगी और आपके क्वेश्चन भी याद आपके होने शुरू हो जाएंगे। लेनी है आपको सिर्फ एक ही, जिसमें केवल पीसेस द्वारा कराए गए पेपर हों। तो इसी क्रम में हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। कल हम चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। इसका नाम है भू राजस्व व्यवस्था। तो जब ब्रिटिश भारत में तो साम्राज्यवादी नीतियों का प्रस्तार और विस्तार करने के लिए उन्हें इनकम की आवश्यकता थी। तो इनकम उन्होंने किससे लिए? भू राजस्व। उन्होंने नीतियाँ लागू करी, जैसे आपकी उन्होंने करी है रैयतवाड़ी करी है, स्थायी बंदोबस्त है, महलवाड़ी है, इजारेदारी प्रथा है। तो चैप्टर का नाम आप पढ़ सकते हैं ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार है। तो इसमें सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त है। तो आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपको बुक में से आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ना है कि स्थायी बंदोबस्त का क्या अर्थ है, क्या उसके प्रभाव पड़े, क्या कारण, क्या परिणाम रहे हैं उसके, उससे क्या नुकसान हुआ। जो भी चीज़ है वो तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो आपको मेंस में लिखने के लिए होता है कि कितने परसेंट भूभाग पे ये लागू रही, 19% पे रही है या 51% पे रही है। तो ये सब हो गया आपका कॉन्सेप्ट, वो आपको बुक से पढ़ना है। फैक्ट के लिए हम PYQ पे डिपेंड होते हैं, हमें फैक्ट वहाँ से तैयार करना होता है और हमें पता भी होता है कि कैसे क्वेश्चन फैक्ट से पूछता है। तो उसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में ये प्रारंभ किया था और 19% भाग पे ये लागू था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब क्षेत्र शामिल थे। तो स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या था कि एक फिक्स राशि हम वसूल करेंगे किससे। ये ध्यान रखना है कि इसमें स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन माना गया था? जमींदार। तो जमींदार को हमने कहा था भाई, ब्रिटिशों ने कहा था कि आपको है ना किसानों से राजस्व वसूलना है। तो 1/11 भाग आपका होगा और 10/11 भाग कंपनी का होगा। तो ये सब व्यवस्था उन्होंने की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसको लागू किया था 1793 में। तो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 ईस्वी में सर जॉन सोनरो ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी या जागीरदारी या बिस्वेदारी के रूप में स्थापित हुई। तो ये सारे नाम है स्थायी बंदोबस्त के। स्थायी बंदोबस्त आपको मेन नाम याद रखना है। कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसको लागू कर दिया बंगाल में। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू कर दिया, 19% भाग पे लागू थी और एक फिक्स अमाउंट लगान के रूप में वसूलिया करते थे। जमींदारों को अपने क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व दे देगा। जमींदारों से लिया जाने वाला भूमि कर स्थायी रूप से निर्धारित कर देगा, मतलब स्थायी कर दिया कि जमींदारों से इतना लेंगे। लेकिन उन्होंने ये निर्धारित नहीं किया था कि किसानों से कितना लेना है। किसानों का उन्होंने अधिकतम शोषण करा जितना हो सकता था। भूमि कर का 10/11 भाग कंपनी लेगी और 1/11 भाग जमींदार प्राप्त करेंगे। यदि किसी कारण किसी वर्ष जमींदार उक्त कर नहीं दे पाता था तो सूर्यास्त का इन्होंने नियम लागू किया कि सूर्य छिपने से पहले अगर आपने लगान नहीं जमा किया तो आपके जमींदारी हक छीन लेंगे और किसी और को बेच देंगे। तो ये सब था सूर्यास्त के नियम में। सूर्यास्त के नियम के अनुसार कर न चुकाने की अंतिम तिथि के बाद उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी में जमींदारी स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई। मतलब ये थे आपके ब्रिटिश। ब्रिटिशों के नीचे जमींदार हो गए, जमींदारों के नीचे क्या हो गए? आपके किसान। तो जमींदारों की भूमिका निर्धारित कर दी भाई, आप इनसे किसानों का शोषण करो खूब।
उनसे लगान वसूल करो, जितना वसूल करोगे उसका 1/11 भाग आपको दे देंगे, 10/11 भाग आप हमें दो। तो अधिकतम किसानों का बहुत शोषण उन्होंने किया। तो कहाँ कहाँ पर लागू थी ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था? सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू थी। तो ये नाम आपको बताना चाहिए सब कहाँ पे लागू थी। कालांतर में पद्धति यूपी के बनारस खंड में और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 1 है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो ये कॉन्सेप्ट वाला है कि स्थायी बंदोबस्त। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट को मैं ध्यान रखना। प्रीलिम्स में फैक्ट से रिलेटेड सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं, और मेंस में आपको कॉन्सेप्ट लिखना ही है कि स्थायी बंदोबस्त के क्या प्रभाव रहे हैं, ये सब। तो वहीं से एक सवाल पूछा है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि गुणों में क्या नहीं था, ये ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ेंगे ऑप्शन ए, इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया। तो ये बात तो ठीक है, निश्चित कर दिया था भू राजस्व। सरकार स्थायी बंदोबस्त को परिवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई थी। ये भी बात ठीक है। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। हाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्थायी बंदोबस्त से जो ब्रिटिशों ने क्या फ़ायदा हुआ, एक समर्थक वर्ग पैदा हो गया था जमींदार के रूप में। ठीक है, तो ये समर्थक वर्ग किसके लिए काम करता था? ब्रिटिशों के लिए, जिसने 1857 की क्रांति में भी ब्रिटिशों का सहयोग किया। डीए, इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। तो बताइए आप, स्थायी बंदोबस्त से किसानों के हित सुरक्षित नहीं हुए बल्कि असुरक्षित हुए, उनका अधिकतम शोषण हुआ चरम स्तर पर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे आदेश मिले थे कि वह भारत में भूमि कर व्यवस्था को ऐसा हल निकाले जिसमें कंपनी तथा कृषक दोनों के हितों की रक्षा हो सके। जबकि कृषक के हितों की कोई रक्षा नहीं, सारी रक्षा किसकी? कंपनी की। उसने प्रथम कार्य यह किया कि बंगाल में प्रचलित भूमि का किराया तथा पट्टों का पूर्ण रूपेण निपटारा किया। बहुत देर तक वाद विवाद हुए जिसमें राजस्व वार्डों के प्रधान सर जॉनसन रो, देखिए ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, कॉर्नवालिस को ये विचार जॉनसन रो ने भी किया और उनसे सहमत थे सर जॉनसन रो ने कि एक नई व्यवस्था लागू की जाए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूली की। अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने प्रमुख रूप से भाग लिया। इसमें निम्न निष्कर्ष निकाले गए। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि का स्वामी किसे माना गया? जमींदारों को। और 1790 ईस्वी में उसमें 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यह व्यवस्था 1793 ईस्वी में स्थायी कर दी गई। तो 1793 में स्थायी कर दी थी। जमींदारों को उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप से इसी दर से भूमि कर देना होगा। जमींदारों को भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग अपने पास में रख लेते थे। तो जमींदारों को कहा, भाई आप जितना भी वसूलोगे उसका 1/11 भाग हम आपको दे देंगे, 10/11 भाग आप हमें दो लूट के। तो ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसने जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में थी? तो जमींदार किस में थे? तो ये 3 व्यवस्था आपने देखी है, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। तो महलवाड़ी, महल का मतलब गांव, तो गांव का एक प्रमुख को नियुक्त करते थे। तो ये तो नहीं है। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब किसान, तो ये भी नहीं है। तो स्थायी बंदोबस्त में ही जमींदार वर्ग आया था। तो उसका राइट आंसर है सी। और स्थायी बंदोबस्त कितने भूमि पर लागू थी? 19% भूमि, ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर व्यवस्था लागू थी। तो उसका राइट आंसर आपने देखा, सी इसका राइट आंसर है। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए एक समस्या बनी हुई थी। जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी यह समस्या विद्यमान थी। इस समय लगान व्यवस्था को लेकर कई समस्याएं विद्यमान थी, मतलब उस समय बहुत सारी लगान से संबंधित दिक्कत थी। तो कॉर्नवालिस आया, भाई हम समस्या का हल करेंगे, स्थायी बंदोबस्त लाएंगे, सब फिक्स कर दो अमाउंट। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि किसानों से फिक्स नहीं था, जमींदारों से फिक्स क्या होना है कि जितना आप लुटोगे उनसे उसका 1/11 भाग आप रखना और 10/11 भाग हम रख लेंगे। तो अधिकतम लूटते थे जमींदार उनसे। इस समय लगान व्यवस्था को लेकर कई समस्या विद्यमान थी। आपने देखा कि लगान किससे वसूल जाए, भूमि का मालिक किसे माना जाए, लगान कितने दिनों के लिए निर्धारित किया जाए। इन विद्यमान समस्याओं पर जॉन सोर के विचार अलग थे। जॉन सोर जमींदारों को भूमि पति स्वीकार करने के पक्ष में था, लेकिन जेम्स ग्रांट का विचार जॉन सोर तथा कॉर्नवालिस से अलग था। उसके अनुसार समस्त भूमि सरकार की है। राजस्व की राशि को लेकर भी जेम्स ग्रांट के विचार जॉन सोर व कॉर्नवालिस से अलग थे।
तो स्थायी बंदोबस्त में सरकार को एक समर्थक वर्ग के रूप में जमींदार मिला, जिसका भरपूर उपयोग उसने किया किसानों का शोषण करने और 1857 क्रांति को दबाने में। अगला सवाल है स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आर.सी. दत्त के क्या कथन है। आर.सी. दत्त, तो क्या उनका विचार था? उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया, उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया, उन्होंने इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया, सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया। तो उसका जो राइट आंसर है ये है, उन्होंने इसका समर्थन किया था, उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया। आर.सी. दत्त ने स्थायी भूमि व्यवस्था को पूर्ण समर्थन किया। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया ऐसा कार्य है कि जिससे भारतीयों के आर्थिक हितों की सर्वाधिक रक्षा हुई है। और ये उन्होंने किस पुस्तक में लिखा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये है, आपने देखा। अगला सवाल हम देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो फिलिप फ्रांसिस। तो फिलिप फ्रांसिस थे, एक कमेटी के मेंबर थे। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिलिप फ्रांसिस हैं, जॉन सोर रो है, कॉर्नवालिस है, जेम्स ग्रांट है। तो ये 3-4 नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने स्थायी बंदोबस्त का विचार प्रस्तुत किया था। फिलिप फ्रांसिस, जिसे 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का स्वामी मानकर भू राजस्व वसूला जाता था, कर सरकार निश्चित करती थी। तो फिलिप फ्रांसिस ने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था। फिलिप फ्रांसिस, फिर सर जॉन सोनरो, फिर कॉर्नवालिस, ये सब। अगला सवाल है, 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, एंटोनी पी मैकडोनल। तो डी इसका राइट आंसर है। एंटोनी पी मैकडोनल भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने 1776 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक फूड ग्रेन सप्लाई एंड फैमिन रिलीफ इन बिहार एंड बंगाल लिखी। 1881 में उन्होंने कलकत्ता में प्रांतीय सरकार में महालेखाकार नियुक्त किया गया और बाद में प्रांत में राजस्व सचिव नियुक्त नहीं किया गया। तो 1885 में वित्त सचिव थे, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है रैयतवाड़ी, ये 3 व्यवस्था आपको याद अच्छे से करनी है। एक तो आपकी स्थायी बंदोबस्त है, फिर रैयतवाड़ी है, फिर महलवाड़ी है। तो रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामी किसको माना गया? किसानों को, जमींदार वर्ग को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और रैयतवाड़ी कहाँ थी? दक्षिण भारत में थी, और ब्रिटिश भूभाग के 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो क्यों लागू थी, रैयत किसानों से क्यों गए, ये सब कॉन्सेप्ट का मामला है। ये आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं कि आखिर स्थायी बंदोबस्त की क्या दिक्कत थी, क्या समस्या उसमें थी जो रैयतवाड़ी को लागू किया गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट का मामला है। हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं, तो सवाल हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। रैयतवाड़ी में हमें ध्यान रखना, रैयत का मतलब है किसान। हमें भूमि का स्वामी किसे माना है? किसान। इसमें कहा गया था भाई, एक बात बताओ आप, बीच में जो बिचौलिए हैं जमींदार, 1/11 भाग क्यों से दे? सीधा हम सरकार रहे और किसान रहे, सीधा किसान की सरकार को दे। तो रैयत मतलब किसान, तो इसमें जमींदारी वर्ग को उसमें ख़त्म कर दिया था। ये सब मामला इसमें है। तो भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाने जाते हैं? तो 2 नाम ध्यान रखने हैं, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी से संबंधित कौन है, कौन इसके जन्मदाता है? तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सन 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू थी। इस व्यवस्था के अनुसार सीधे रैयतों से कर वसूली जाती थी। स्थायी बंदोबस्त के तहत इसमें जमींदारी जैसे बिचौलिए नहीं होते थे। तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो इससे संबंधित है। अगला हम सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, महलवाड़ी व्यवस्था है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है बनारस का स्थायी बंदोबस्त है। तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त तो आपको पता है कॉर्नवालिस है ये तो संबंधित। तो सी का आपका होगा 2, सी का 2 है। तो केवल एक ही ऑप्शन है, देखिए बी हट गया, सी और डी, तो एक आंसर हो गया। और रैयतवाड़ी
जो आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, इसका कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, तो बी का थर्ड है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ ए। जोनाथन डंकन, बनारस का स्थायी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो या कैप्टन रीड, दो नाम ध्यान रखने, रैयतवाड़ी से कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो ये आपने देखा। कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त है। होल्ट मैकेंजी महालवाड़ी, महालवाड़ी का मतलब एक गांव के प्रमुख को ही भूमि स्वामी इसको माना गया और उससे हम वसूलते थे, और वो महाल का प्रमुख किसानों से पैसे वसूलता था। तो आपने देखा डी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किस समय में अलग किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है बी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और उसने कहा था कि भाई एक व्यक्ति में इतनी सारी शक्ति का होना ठीक नहीं है, तो इसलिए इन्होंने इसको अलग कर दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, और यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इस सिद्धांत के तहत कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। तो आपका इसका राइट आंसर है बी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? तो सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स का राइट आंसर है। कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों का वर्णन हमें उसकी कॉर्नवालिस संहिता से मिलते हैं, जिसमें सत्यों के पृथक्करण पर लिखी गई है एक पुस्तक है। तो सर विलियम जोन्स एवं जॉर्ज वुडलो का महत्वपूर्ण योगदान इसमें था। तो राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है, भू राजस्व नीति हम देख ही रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि तो इजारेदारी प्रथा वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी, जिसको इस्तिमरारी भी बोलते हैं। 5 वर्षीय थी, बाद में फिर 1 वर्ष इसमें कर दी थी। पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, कंपनी के कर्मचारी द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की क्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों के एक नए वर्ग का सर्जन, और डी है भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, कंपनी के कर्मचारी द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की क्षमता। तो पंचवर्षीय व्यवस्था इसको खत्म करके उसने 1 वर्ष के लिए कर दी थी। तो राइट आंसर है ए। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसे इस्तिमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था से सरकार को अधिकतम राजस्व भी प्राप्त होता था तथा प्रत्येक वर्ष कंपनी के कर्मचारियों को भू राजस्व की वसूली में होने वाली परेशानी से भी मुक्ति मिलती थी। लेकिन पंचवर्षीय व्यवस्था असफल रही। कृषकों को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे, न तो उन्हें कोई जानकारी थी, न ही भूमि में कोई स्थायी रुचि। तो उसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो राइट आंसर है ए। अगला सवाल है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम किया गया था? तो उसका राइट आंसर 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लागू किया था इसने, और इजारेदारी प्रथा के नाम से उसको जाना जाता है। बाद में इसको 1 वर्ष के लिए इन्होंने कर दिया था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर संग्रहण के अधिकार में ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए नीलाम करते थे। 1776 ईस्वी में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति पर पुनः 1 वर्षीय प्रणाली को इन्होंने लागू किया था। अगला सवाल है, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण एक तिहाई बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहा था। तो राइट आंसर है बी। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा ठेकेदारी पर आधारित भू राजस्व की व्यवस्था के कारण बंगाल की भूमि व्यवस्था का पतन हो गया था। किसानों का शोषण काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि भू राजस्व की नीलामी आरंभ हो गई थी। इससे किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। गरीबी और भुखमरी चारों तरफ व्याप्त थी। इसी संदर्भ में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण एक तिहाई बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया था।
तो देखा आपने, इसका राइट आंसर है बी। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितने प्रतिशत व्यय होता था? तो इसका आप जो पीसेस ने इसका आंसर माना है ये है 40%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने देखा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।